नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं आपके लिए यूपीएससी, पीएससी और व्यापम की परीक्षाओं के लिए लेक्चर सीरीज लेकर। आप जानते ही हैं कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से भारत के संविधान पर चर्चा कर रहे हैं और पिछली चर्चा में हमने मौलिक अधिकारों के पहले भाग पर चर्चा की थी। आज हम मौलिक अधिकारों पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 19 कहता है, सभी नागरिकों को अधिकार होगा ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। दूसरा, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठे होने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ असेंबली। तीसरा, संघ या यूनियन या सहकारी समितियां बनाना, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। चौथा, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। पांचवा, भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल। और छठवां, कोई पेशा अपनाना या कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करना, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और बिजनेस और ट्रेड। अब इस अनुच्छेद का खंड 2 कहता है कि खंड 1 में प्रदत्त अधिकारों मतलब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए व्यवस्था की जा सकती है। और ये खंड 1 के ए के संबंध में है। इसमें बताया है कि किस आधार पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। पहला है भारत की संप्रभुता और अखंडता, दूसरा है राज्य की सुरक्षा, तीसरा है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, चौथा है सार्वजनिक व्यवस्था, पांचवा है शालीनता या नैतिकता के हित में, छठवां है अदालत की अवमानना, मानहानि, और सातवां है किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में। तो अनुच्छेद 19 के खंड 1 में ए में जो बातें कही हैं उस पर यदि संसद कोई कानून बनाना चाहती है प्रतिबंध लगाने के लिए, तो इन 7 आधारों पर ही वो प्रतिबंध लगा सकती है, अन्य किसी आधार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। अब हम खंड 3 की बात करेंगे। खंड 3 में खंड 1 के उपखंड बी में जो प्रदत्त अधिकार हैं, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना या फ्रीडम ऑफ असेंबली, उसमें जो उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं उसका कानूनी अधिकार केवल एक ही है, और वो है भारत की संप्रभुता और अखंडता। चौथा खंड है खंड 1 के उपखंड सी में प्रदत्त अधिकार, मतलब संघ या यूनियन या सहकारी समितियां बनाना। इस पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए जो कानून बनाए जा सकते हैं संसद द्वारा, उसके आधार क्या हैं? तो उसके आधार हैं भारत की संप्रभुता और अखंडता, और दूसरा है सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता। फिर खंड 5 में बताया गया है कि खंड 1 के उपखंड डी और ई में जो प्रदत्त अधिकार हैं, भारत में पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने, इस पर जो उचित प्रतिबंध लगाने की बात हम कर रहे हैं वो 2 आधारों पर कर सकते हैं, आम जनता के हित में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा करने के लिए। फिर खंड 6 उपखंड 1 में खंड 1 के उपखंड जी में जो अधिकार दिए गए हैं, कोई पेशा अपनाना, कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करना, इसकी स्वतंत्रता, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए संसद कानून किस आधार पर बना सकती है? पहला है आवश्यक पेशेवर और तकनीकी योग्यताएं, मतलब आप कोई भी पेशा अपना सकते हैं, लेकिन अगर आपको उस पेशे के बारे में सारी अर्हता नहीं है, योग्यता नहीं है, वो काम आपको करना ही नहीं आता, तो फिर आप नहीं कर सकते। तो ये एक आधार बनाया जा सकता है। और दूसरा आधार है राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम द्वारा किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को चलाने के लिए नागरिकों को पूर्ण या आंशिक रूप से बाहर रखना। तो यह है स्टेट मोनोपोली, कि राज्य अगर कोई व्यापार या व्यवसाय कर रहा है तो राज्य ये नियम बना सकता है कि कोई नागरिक वो व्यवसाय या व्यापार नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम कानून बनाकर या संसद कानून बनाकर अनुच्छेद 19 में दी गई फ्रीडम्स को, स्वतंत्रताओं को विनियमित कर सकता है, उस पर प्रतिबंध लगा सकता है।
पर प्रतिबंध उचित होना चाहिए। हम एक एक करके इन सारे अधिकारों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पहला है अभिव्यक्ति का अधिकार या राइट टू एक्सप्रेशन। तो ये याद रखिएगा कि अभिव्यक्ति में जो शामिल बातें हैं वो विचार को व्यक्त करने की है। और विचार आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं? बोलकर कर सकते हैं, लिखकर कर सकते हैं, चित्र बनाकर कर सकते हैं, संकेतों से कर सकते हैं, वीडियो के द्वारा कर सकते हैं, और भी किसी माध्यम से कर सकते हैं। याद रखिएगा, चुप रहना भी कभी कभी अभिव्यक्ति का तरीका हो सकता है। उदाहरण के लिए विरोध प्रदर्शन का एक रूप यह भी हो सकता है कि मुंह पर पट्टी बांधकर या काली पट्टी लगाकर मौन जुलूस निकाला जाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो चीजें शामिल हैं वो एक एक करके मैं आपसे चर्चा करता हूं। पहला है प्रेस की आजादी या प्रेस की स्वतंत्रता। इसके जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो हैं, नंबर 1, प्रेस में कोई पूर्व सेंसरशिप नहीं हो सकती। नंबर 2, समाचार पत्रों में सार्वजनिक महत्व के लेखों को प्रकाशन करने के पहले रोका नहीं जा सकता। नंबर 3, प्रेस के संचालन की स्वतंत्रता। और नंबर 4, प्रेस पर अत्यधिक कर भी नहीं लगाया जा सकता। आप अत्यधिक कर लगा करके प्रेस को एक प्रकार से रोक सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता पर एक अति महत्वपूर्ण प्रकरण है रमेश थापर वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑफ प्रेस लाइज एट द फाउंडेशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर विदाउट फ्री पॉलिटिकल डिस्कशन नो पब्लिक एजुकेशन सो एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट इज पॉसिबल। न्यायालय ने इस प्रकरण में माना कि अखबारों के प्रसार मतलब सर्कुलेशन की आजादी उनके प्रकाशन की आजादी जितनी ही महत्वपूर्ण है। दूसरा बड़ा प्रकरण है बेनेट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1972। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की आजादी का मूल तत्व है। न्यायालय ने कहा है, प्रेस की स्वतंत्रता में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही तत्व हैं। स्वतंत्रता प्रचलन और सामग्री दोनों में निहित है। Freedom of press embodies the right of the people to free speech and expression. It was held that freedom of press is both qualitative and quantitative. Freedom lies both in circulation and in content. तीसरा बड़ा केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह संभव है कि किसी अधिकार का अनुच्छेद 19(1) के किसी भी खंड में स्पष्ट उल्लेख न हो, फिर भी उस अधिकार को इस खंड द्वारा कवर किया जा सकता है। यह सच है कि प्रेस की स्वतंत्रता एक ऐसा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है जिसका स्पष्ट रूप से उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन यह अनुच्छेद 19(1)(a) अर्थात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में निहित है। अब यह देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इतना संरक्षण दिया है, इसके बावजूद भारत में प्रेस की क्या स्थिति है? बताया जाता है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता सूचकांक लगातार गिर रहा है। इसका कारण यह है कि प्रेस की स्वतंत्रता पर संकट केवल कानूनों द्वारा प्रेस पर सेंसरशिप लगाने से नहीं होता, विज्ञापन और अन्य तरीकों से भी प्रेस को खरीदा जा सकता है। इसी तरह प्रेस पर कॉरपोरेट का भी पूरा नियंत्रण है और सरकार तथा कॉरपोरेट के बीच के रिश्तों के कारण भी प्रेस की आजादी खतरे में है। एडिटर बिना मालिकों की अनुमति के कोई खबर नहीं चला सकते। इसके अलावा सरकारी एजेंसियों तथा देशद्रोह कानून आदि का डर दिखाकर भी प्रेस की स्वतंत्रता का हनन किया जा सकता है। यूट्यूब की चैनल न्यूज क्लिक इन पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता की बातचीत इस वीडियो में देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है RSF, रिपोर्टर्स sans फ्रंटियर्स, यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। जो पत्रकार है उसका कोई नेशनल बाउंड्रीज नहीं है। इन लोग काफी साल से एक समीक्षा कर रहे हैं और हम देख रहे हैं लगातार भारतवर्ष का जो भी पोजीशन है वो गिर रहा है। और अगर पूरा 10 साल आप देखिए ना, 20 अंक गिर गया। और हर साल पिछले 4 साल में हम देख रहे हैं कि हर साल 1-2 अंक हम नीचे गिर रहे हैं। तो अगर प्रेस फ्रीडम या मीडिया का जो स्वाधीनता के बात आप करेंगे, आज भारतवर्ष एक जगह में पहुंच गया
जो हम भूटान, नेपाल, श्रीलंका का नीचे है। आंकड़ा आप देखिए, ये जो रिपोर्ट में आए हैं वो कह रहे हैं कि हाँ, स्थिति इतना खराब नहीं है। 2018 में 6 पत्रकार का हत्या किया गया था, दे वर मर्डर्ड। 2019 में एक को भी नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे 2014 और 2019 तक, ये 5 साल में लगभग 200 पत्रकार के ऊपर कुछ ना कुछ कोई आक्रमण किया, कोई अटैक हुई थी। ये पुलिस के हो सकता है, कोई अपराधी के जो गैंग है, माफिया गैंग हो सकता है, ऐसे लोग होता है जिसके पास राजनीतिक पहुंच है या सरकारी कोई भ्रष्ट सरकारी ऑफिसर है, तो इनके पीछे हम ऐसे देख रहे हैं। और जावड़ेकर जी कुछ भी कहिए, मैं मानता हूं कि आज भारतवर्ष में जो मीडिया का जो फ्रीडम, प्रेस का जो फ्रीडम बहुत कम हो गया। एक तरह से सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जी, वो भी एक बड़ा मीडिया संस्था का मालिक है। और जितने बड़े बड़े मीडिया संस्था आप देखिए, जो अखबार है, टीवी चैनल है, इनका आज जो सत्य में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक संपर्क आप देख सकते हैं। देशद्रोह कानून और उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के संबंध में YouTube के चैनल न्यूज क्लिक इन पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध ये वीडियो देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। Stance on it. In 2021 July, following appeals by several parties, Chief Justice of India N.V. Ramana observed, "Sedition is a colonial law. It suppresses freedoms. It was used against Mahatma Gandhi and Bal Gangadhar Tilak. Is this law necessary after 75 years of independence?" He added, if you look at the history of use of this section 124A of IPC, you will find that the conviction rate is very low. There is misuse of power by executive agencies. At a time when courts, like all other national institutions, are under immense pressures to conform to the ideas of the ruling party, a statement like this from the CJI surely offers a glimmer of hope. But will this contentious law finally be done away with? With the final hearing on the matter ready to take place tomorrow, which is May 5, that remains to be seen. अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत दूसरी बात क्या थी? वह है जानने का अधिकार। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण 1975 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जानने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा में शामिल है। न्यायालय ने आगे कहा कि इस देश के लोगों को उनके सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा सार्वजनिक तरीके से किए जाने वाले प्रत्येक सार्वजनिक कार्य की हर चीज को जानने का अधिकार है। यह लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह जानने का अधिकार होना ही चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। जब जनता सरकार के कृत्यों से अवगत होगी, तभी तो शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही कायम हो सकेगी। सूचना प्राप्त करना और उसका प्रसार करने का अधिकार एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। इस तारतम्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक महत्वपूर्ण विधि है जो हर नागरिक को सूचना का अधिकार प्रदान करता है। फिर है चुनावों में उम्मीदवारों के संबंध में जानने का अधिकार। भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के आपराधिक अतीत के बारे में जानने का मौलिक अधिकार है। फिर आता है उत्तर देने का अधिकार। यह भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में शामिल है। LIC वर्सेस प्रोफेसर मनुभाई डी शाह 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि किसी के खिलाफ या किसी के संबंध में अगर कुछ प्रकाशित किया गया था तो उसका उत्तर देने का अधिकार उसे अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्राप्त है और उत्तर को उसी समाचार मीडिया में प्रकाशित कराने का अधिकार भी इसमें शामिल है। अब देखिए मौन का अधिकार। तो बोलने के अधिकार में न बोलने का अधिकार या चुप रहने का अधिकार शामिल है। बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 बच्चों के चुप रहने के अधिकार को मान्यता दी थी, जिन्हें राष्ट्रगान न गाने के कारण स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसके धार्मिक विश्वास के आधार पर आपत्ति होने की स्थिति में राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बोलने और व्यक्त करने के अधिकार में व्यक्त न करने और चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। फिर देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार।
भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ फहराना किसी की निष्ठा और भावनाओं और गर्व की भावनाओं की अभिव्यक्ति है और यह अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित एक मौलिक अधिकार है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पहले जिस राष्ट्रीय ध्वज की शान के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इतने बलिदान दिए, उसी राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार भारतीय नागरिकों को नहीं था और अपने ही घरों पर 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय त्योहारों को छोड़कर अन्य दिनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति भी आम नागरिकों को नहीं थी। यह भी सर्वोच्च न्यायालय को दिलानी पड़ी। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बाद हम राइट टू पीसफुल असेंबली की बात करेंगे। शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता। सभा या बैठक आयोजित करने का उद्देश्य विचारों का प्रचार प्रसार करना है और जनता को जागरूक करना है। इसलिए इकट्ठा होने का अधिकार स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार का एक आवश्यक तत्व है। अनुच्छेद 19(1)(b) इकट्ठा होने का अधिकार, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार प्रदान करता है। इसमें सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना, भूख हड़ताल करना, जुलूस निकालना, ये सारे अधिकार शामिल हैं। गौरतलब है कि सरकारी परिसर या दूसरों की निजी संपत्ति पर सभा आयोजित करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। हिम्मत लाल बनाम पुलिस कमिश्नर बॉम्बे 1972 में सर्वोच्च न्यायालय ने उस नियम को रद्द कर दिया था जो पुलिस कमिश्नर को सभी सार्वजनिक बैठकों और जुलूसों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता था। न्यायालय ने माना कि राज्य केवल नागरिकों की सभा के अधिकार को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन बैठकों या जुलूसों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने वाला नियम नहीं बनाया जा सकता। YouTube की चैनल UN ह्यूमन राइट्स पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में देखिए कि शांतिपूर्ण सभा का अधिकार एक मानव अधिकार भी है और यह कितना महत्वपूर्ण है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। Of peaceful assembly is a fundamental human right that enables individuals to express themselves collectively and to participate in shaping their societies. Together with other related rights, such as freedom of expression, freedom of association, and political participation, it constitutes the very foundation of a system of participatory governance based on democracy, human rights, the rule of law, and pluralism. The Human Rights Committee, custodian of the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted General Comment 37 in July 2020 to provide guidance and orientation on the scope of this fundamental freedom. फिर बात करते हैं संघ, यूनियन या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। राइट ऑफ एसोसिएशन। अनुच्छेद 19(1)(c) संघ, यूनियन या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार प्रदान करता है। संघ बनाने के अधिकार को लोकतंत्र की जीवन रेखा माना जाता है क्योंकि इस अधिकार के बिना लोकतंत्र के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों का गठन नहीं किया जा सकता। एसोसिएशन और यूनियन बनाने के अधिकार में कंपनियां, सोसाइटी, ट्रेड यूनियन, पार्टनरशिप फर्म, क्लब आदि बनाने का अधिकार शामिल है। यह अधिकार केवल एसोसिएशन के गठन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी स्थापना, प्रशासन और कामकाज भी इसमें शामिल है। संघ बनाने के अधिकार में स्वेच्छा से किसी संघ का सदस्य बनने का अधिकार भी शामिल है और एसोसिएशन का सदस्य बने रहने या ना बने रहने का अधिकार भी शामिल है। दमयंती बनाम भारत संघ 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन के सदस्यों के इस अधिकार को मान्यता दी है कि वो एसोसिएशन को उस संरचना के साथ जारी रख सकते हैं जिसकी सहमति उन्होंने दी थी। एसोसिएशन बनाने के अधिकार में एसोसिएशन का सदस्य न होने का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 19(1)(c) राज्य को सहकारी समितियों और उनकी प्रबंध समितियों में कमजोर वर्गों को आरक्षण देने या नामांकित करने से नहीं रोकता है। इसी प्रकार राज्य द्वारा संघ को सरकारी मान्यता देने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। संघ बनाने के अधिकार में संघ के उद्देश्यों को प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल नहीं है। फिर बात करेंगे आवागमन और निवास की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस। अनुच्छेद 19(1)(d) और (e) एक दूसरे के पूरक हैं
वो नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से घूमने और निवास करने या बसने का अधिकार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार में सड़कों और राजमार्गों के उपयोग का अधिकार भी शामिल है। चंबारा सोया बनाम भारत संघ 2007 के मामले में कुछ अराजक तत्वों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया था, जिसके कारण याचिकाकर्ता को अपने बीमार बेटे को अस्पताल ले जाने में देरी हुई और अस्पताल पहुंचते ही उसके बेटे की मृत्यु हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सड़क अवरोध के कारण अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत याचिकाकर्ता को स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। न्यायालय ने इस मामले में राज्य की निष्क्रियता के कारण याचिकाकर्ता की बेटे की मृत्यु के लिए राज्य को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी माना। उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद बनाम फ्रेंड्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अनुच्छेद 19(1)(e) के तहत निवास के अधिकार में आश्रय का अधिकार और इस उद्देश्य के लिए घर बनाने का अधिकार भी शामिल है। इसके बाद बात करेंगे पेशे, व्यवसाय, व्यापार, इसकी स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। व्यवसाय जारी रखने के अधिकार में व्यवसाय को बंद करने का अधिकार भी शामिल है। एक्सेलवेयर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25(o) को असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि उसके तहत नियोक्ता को अपने औद्योगिक उपक्रम को बंद करने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता थी। किसी व्यक्ति को कोई विशेष नौकरी करते रहने का कोई अधिकार नहीं है। किसी प्रतिष्ठान के बंद होने की स्थिति में यदि किसी व्यक्ति ने नौकरी खो दी है तो इसे उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। खतरनाक गतिविधि, असामाजिक या आपराधिक गतिविधि को चलाने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार के साथ व्यापार करने का अधिकार दावे के रूप में नहीं किया जा सकता। व्यापार में प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा का भी कोई अधिकार नहीं है। प्रतिस्पर्धा के कारण हानि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत व्यापार के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 19(2) से अनुच्छेद 19(6) के तहत मौलिक स्वतंत्रता पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को निम्नलिखित परीक्षणों को पूरा करने के बाद ही लगाया जा सकता है। पहला है, प्रतिबंध उपयुक्त विधायिका द्वारा विधिवत अधिनियमित कानून के प्राधिकार के तहत लगाए गए हों। दूसरा है, प्रतिबंध को अधिकृत करने वाला कानून उचित होना चाहिए। तीसरा है, लगाया गया प्रतिबंध विशिष्ट खंडों यानी अनुच्छेद 19(2) से अनुच्छेद 19(6) में परिकल्पित विशेष उद्देश्य या वस्तु के लिए होना चाहिए, जैसा कि ऊपर हमने आपको बताया है कि किस खंड और उपखंड के लिए किस आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। चौथा है, लगाए गए प्रतिबंध और संबंधित खंड में उल्लिखित वस्तुओं के बीच उचित संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधार बता दिया पर उस आधार का प्रतिबंध के साथ कोई संबंध ही नहीं है। और आखिरी है कि प्रतिबंध को उचित होना चाहिए। अनावश्यक, अनुचित, बहुत ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अंत में उल्लेखनीय है कि पहले अनुच्छेद 19(1) में पूर्व में 7 मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। खंड F में संपत्ति रखने और अर्जित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, जिसे संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति अर्जित करने और रखने को अब मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अनुच्छेद 19 पर हमने आज लंबी चर्चा की है। अगले वीडियो में मौलिक अधिकारों पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।